8. रात के यही 10:30 हो रहे थे। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में वेदा आर्यन के साथ आए हुए थे। वहां के मुखिया की बेटी के ऊपर एक जिन सवार था, उसे उतारने के लिए। बहुत सी बातों से बेखबर वो अपने काम में लगे हुए थे और जिन भी उन्होंने आराम से उतार दिया था। रात के समय बस वो टहल रहे थे कि एकदम से उन पर किसी ने हमला कर दिया। वेदा जमीन पर गिर गए। कोई उनकी तरफ बढ़ने लगा। वेदा पीछे की ओर जाने लगे कि किसी ने उनको उठाया। उसके हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी और वेदा को उसके शरीर से कोई पावर सेंस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। वो जो भी था, एक पुतले समान बस खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थी। शरीर के ऊपर नसें दिखाई दे रही थी जो हद से ज्यादा फूली हुई थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस वेदा को मारते जा रहा था। वेदा अपने बचाव के लिए शील्ड यूज करते हैं, तलवार का भी इस्तेमाल करते हैं, पर सब कुछ उसकी ताकत के सामने फेल हो जाता है क्योंकि उस पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद ये प्रोजेक्ट 54 था, वही जिसके अंदर शैडो क्लैन का ब्लैक एक्सिलर डालकर उसे तांत्रिक की आत्मा के साथ जिंदा किया गया था। कि वो एकदम से वेदा के गले की ओर बढ़ा। वेदा को लगा कि शायद वो उसका गला दबाएगा, पर उसने उस हरे पत्थर को, जो कि वेदा को पिशाच राज ने दिया था, उसे चुरा लिया। वेदा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर नाकामयाब रहते हैं। पत्थर लेने के बाद वो मुस्कुराया और बढ़ने लगा वेदा को मारने के लिए। वेदा ने एकदम से अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू किया क्योंकि उससे लड़ पाना बेहद मुश्किल था। वेदा की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, और टिकती भी कैसे। वो जो सामने खड़ा था, उसके अंदर एक तो तांत्रिक की आत्मा थी, उस तांत्रिक के पास उस काले पक्षी की ताकत, और ऊपर से ब्लैक एक्सिलर, वो भी शैडो क्लैन का। वेदा ने अपनी आंखें बंद कर ली कि एकदम से उन्हें तेज आवाज आई। वेदा आंखें खोलते हैं और आसपास देखते हैं तो पिशाच उड़ उड़कर उनके पास आ रहे थे और एकदम से वेदा के सामने पिशाच राज आ गए। ये देखकर वो प्रोजेक्ट 54 वहां से निकल गया। सब उस पत्थर को बचाने की कोशिश करते हैं पर नाकामयाब रहते हैं। वेदा उठे। मुझे माफ करिए पिशाच राज, मैं उस पत्थर को नहीं बचा पाया, उन्होंने कहा, जिस पर पिशाच राज कहते हैं, नहीं वेदा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो जो भी था हद से ज्यादा ताकतवर था। ना जाने क्या है उसके अंदर कि हम भी उसका सामना नहीं कर पा रहे। वो कैसी ताकत है, क्या तुम जानते हो उसके बारे में कुछ? वेदा ने पिशाच राज को अब तक की हुई सारी बातें बता दी, जिस पर वो भी डर गए। एकदम से एक पिशाच उड़ते हुए आया और पिशाच राज को उनकी भाषा में कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर पिशाच राज एकदम से चौंक गए और चिंतित हुए। क्या हुआ पिशाच राज, सब ठीक तो है ना? वेदा ने पूछा, जिस पर पिशाच राज बोलते हैं, वेदा, एक अनहोनी हो गई है। पता नहीं कैसे, पर एक उस तिलस्मी पत्थर का भाग जो कहीं दूर किसी संत के पास था, वो अभी वहां पर नहीं है। और मेरे पिशाच ने एक गुफा में उस पत्थर को देखा, एक गुड़िया के ऊपर, और वो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है, ऐसा मेरे पिशाच का कहना है। अब अगर वो उस गुड़िया से उस पत्थर को ले लेगा
और एक पत्थर का हिस्सा उसके पास पहले से ही है, और तीसरा भाग उस पत्थर का कहाँ है उसे पता चल जाएगा। वो भाग स्वर्ग लोक में है, और जैसी ताकत उसके पास है वहां पर भी वो जा पाएगा और वो पत्थर ले लेगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये कलयुग है, और कलयुग में देवों की ताकत कम हो चुकी है। हमें उसे किसी न किसी तरह रोकना होगा, वरना एक बार अगर उस पत्थर के उसे तीनों भाग मिल गए तो वो ऐसी फौज खड़ी करेगा जिसको हम हरा नहीं पाएंगे। वेदा पिशाच राज की सारी बातें समझ गए और वो तैयार हो गए वहां पर जाकर उस पत्थर को बचाने के लिए। पर वो कैसे उस प्रोजेक्ट 54 से अकेले लड़ेंगे, और उस गुड़िया से भी जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं अभी। पिशाच राज भी ये जानते थे, तो वो बोले, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे, और तुम अकेले हो भी नहीं, और मैं भी तुम्हारी इतनी मदद कर नहीं पाऊंगा। पर एक ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वेदा सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन है जिस पर पिशाच राज ने बताया। वो है वेताल। वेताल का नाम सुनकर वेदा एकदम से चौंक कर पीछे हुए। क्या वेताल? पर वेताल तो बहुत खतरनाक होते हैं और मैं उन्हें सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। बहुत कठिन काम है वो। जिस पर वेदा को शांत कराते हुए पिशाच राज बोले, सुनो वेदा, तुम्हें उसे सिद्ध नहीं करना है। अपना एक बाल तोड़कर पिशाच राज ने वेदा को दिया। वेदा के पकड़ते ही वो बाल एक चिट्ठी में बदल गया, जिस पर क्या लिखा है उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आसाम में एक जगह है जहां पर यहाँ का सबसे शक्तिशाली वेताल रहता है। उसे तुम वेताल का राजा भी कह सकते हो। तुम जाओ उसके पास और उसे ये दे दो, वो तुम्हारी मदद करेगा। पर हाँ वेदा, उसके सामने कोई होशियारी मत करना, क्योंकि वेताल बहुत होशियार और खतरनाक होते हैं। वेदा सारी बात समझ जाते हैं। पिशाच राज उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है वो सब कुछ बता देते हैं, और फिर अपने पिशाचों के साथ वहां से चले जाते हैं। वेदा जाकर ये सारी बात आर्यन को बताता है, और रातों रात वेदा असम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जितनी देर वो करेंगे उतनी समस्या बढ़ती जाएगी। वहीं दूसरी तरफ धनबाद के पास स्थित एक छोटे से गांव, जहां पर वो खुदाई हो रही थी और वो गुड़िया मिली थी, वहां पर चारों तरफ एक शांति क्या करें, साला जैसे निकलने लगा वैसे बारिश शुरू हो गई। कहा करें, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। गुनगुनाता हुआ वो बस आगे बढ़ रहा था कि अचानक से कुछ आवाज आई। आवाज झाड़ियों में से कोई था वहां पर। वो शख्स अपनी साइकिल को और तेज करता है, पर कदम उसका पीछा करने लगे। अरे कौन है वहां? भाई हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, हम तो बगल में शादी में गए थे। कौन? इतना बोलते ही वो एकदम से रुक गया। पीछे कोई खड़ा था, एक बच्ची हाथों में गुड़िया लिए, जिस गुड़िया के माथे पर वो पत्थर था जो हल्का हल्का चमक रहा था। ये बच्ची इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? उसने मन ही मन सोचा और उसकी ओर बढ़ा। बच्ची, इतनी रात को जंगल में ना घूमो, बहुत जानवर वगैरह होते हैं, वो सब तुमको। वो बच्ची एकदम से मुस्कुराई। उसकी गुड़िया की आंखें यहां वहां देखने लगी। वो शख्स डर कर पीछे की ओर घूमा
और वहां से अपनी साइकिल उठाकर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं, पर उसे अपनी साइकिल भारी लगने लगी। वो डरते डरते पीछे की ओर देखता है तो उसके साइकिल के पीछे एक औरत बैठी हुई थी, अपने हाथों में वही गुड़िया लिए। अरे भगवान, ये तो बच्ची थी, अब औरत कैसे बन गई? कहां फंस गया मैं? जब तक वो कुछ समझ पाता, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। और उसके शरीर को वो औरत घसीटते हुए अपनी उस गुफा या कहीं उस पहाड़ में जिसे माइनिंग के लिए तोड़ा गया था, वहां लेकर चली गई। वहीं वेदा असम की ओर बढ़ रहे थे और आर्यन दिल्ली जा चुका था। मोहित भी इस समय उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे बस एक तरह का सपना आ रहा था। सपना जहां वो शैडो क्लैन की एंटिटीज दिखाई देती थी और वो इंसानी दुनिया की ओर आ रही थी। हर तरफ से मुसीबतें ही मुसीबत थी। किसे पहले सुलझाएं वेदा समझ नहीं पा रहे थे, पर खैर वो असम पहुंच चुके थे और ढूंढने लग गए थे बेताल को। Eight. वेदा गोलपारा, जो कि असम में स्थित है, वहां पर एक जंगल में थे। वो जंगल ब्रह्मपुत्र के बगल में ही था। हालांकि वो ब्रह्मपुत्र नदी से काफी दूरी पर थे, पर उसकी आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो एक जंगली एरिया था जिसमें वो यहाँ वहां भटक रहे थे। पिशाच राज ने उन्हें इसी जगह के बारे में बताया था जहां पर उन्हें बेताल मिलेगा। वो उसकी एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे और वो उसी एनर्जी का पीछा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एनर्जी का पीछा करते करते वो एक गुफा के सामने पहुंचे। लगता है ये वही गुफा है जिसमें वो बेताल रहता होगा। उन्होंने मन में ही सोचा कि एकदम से वेदा को आवाज आई। बेताल रहता होगा? ये कौन सी भाषा है? कोई सादर सम्मान है कि नहीं? बेताल जी रहते होंगे, ऐसा बोल मूर्ख। वेदा ने यहां वहां देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज आ रही थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर से बेलें लटक रही थी। मूर्ख, इधर देख, इधर। एक आवाज वेदा को फिर से आई। वेदा ने गौर से देखा तो एक बड़े से पेड़ की एक डाल पर कोई उल्टा लटका हुआ था। पतला शरीर, वेदा की आंखें बड़ी हो गई। क्या आप ही हैं वो बेताल? वेदा कितने कहते ही एक जोर का थप्पड़ उन्हें पड़ा। मूर्ख मनुष्य, मैंने कहा ना, बेताल जी। सम्मान दे तू। जानता भी है किसके सामने खड़ा है। वो तो तेरे अंदर कुछ ताकतें हैं और तू जिसका अंश है उसे मैं जानता हूं, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ दिया। चल बता, क्या करने आया यहां पर? जिस पर वेदा वो पिशाच राज द्वारा दिए उस खत को बेताल को पकड़ाते हैं और कहते हैं, बेताल जी, मुझे पिशाच राज ने भेजा है और उन्होंने ये खत दिया है। एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और उन्होंने कहा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो बेताल उस खत को उलट पलट कर देखने लगा, जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि इसमें क्या लिखा है। ये पिशाच राज भी ना छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान करता है। अब जब पिशाच राज ने कहा है
तो मुझे चलना ही पड़ेगा। इतना सुन वेदा खुश हुए, जिस पर वो एकदम से बोला, इतनी जल्दी खुश हो गया? पहले पूरी बात तो सुन ले। तेरे साथ मैं चलूंगा, पर उससे पहले तुझे कुछ करना होगा। वेदा के मन में सवाल आने लगे। अब ये भी क्या विक्रम बेताल की तरह पहेलियां पूछेगा? अरे यार, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। बेताल एकदम से वेदा के कंधे पर आकर बैठ गया। डर मत, मैं तुझे कोई पहेली नहीं पूछूंगा। बस तुझे मेरा एक काम करना है। इसी बहाने मैं तेरी शक्तियों का आंकलन भी कर लूंगा। कल रात को मेरे पास एक लड़का आया था, मदद मांग रहा था। कुछ दिन पहले ही उसके पिताजी गुजर गए। उसके पिताजी कब्रिस्तान में एक मुर्दे को पानी पिलाया करते थे। तब उसके पिताजी के गुजरने के बाद वो काम उसे करना पड़ रहा है, पर वो काम है बहुत अजीब। वहां पर उसे एक मुर्दे को पानी, वो मुर्दा रात को कभी कभी जाग भी जाता है। तो तुझे आज उसकी जगह पर जाना है और 2 बार उसे पानी पिलाने के बाद ये मैं जो तुझे दे रहा हूं ना, ये उस पानी में मिलाकर दे देना। बेताल ने हाथ घुमाया तो एक बोतल सामने आ गई, जिसमें कुछ पानी जैसा था। इसे पीने के बाद वो जल जाएगा। वो एक श्रापित आत्मा है, जिसे अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो जाग जाएगा और उस लड़के के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। बस अब मैं बोलता बोलता थक गया हूं, बाकी की बात तुझे वो बता देगा। यहीं बगल में एक गांव है सिकुआ, वहां पर जाओ। ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। वहां पर जाकर किसी से भी पूछना बिनमा का घर कौन सा है, वो तुझे बता देगा। चल जा अब। बेताल उड़ा और वापस से उसी पेड़ पर लटक गया। अरे यार, कहां फंस गया। अब मुर्दों को पानी पिलाना पड़ेगा। चलो, कर भी क्या सकते हैं। मन में बुदबुदाते हुए वेदा उस गांव की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाते ही वेदा को वो गांव दिखाई दिया, जो देखने में ज्यादा बड़ा नहीं था। वहां पर झोपड़ियां थी और उनका खेती बाड़ी का ज्यादा काम था। वो बिल्कुल काफी पिछड़ा इलाका लग रहा था। वो पूछ पूछ कर बिनमा के घर पहुंचे। वेदा ने उसको सारी बात बताई, जिस पर वो हाथ जोड़ते हुए बोला, भैया जी, मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान हूं। वो बहुत खतरनाक है और अगर मैंने उसे किसी भी दिन पानी नहीं पिलाया तो वो उठेगा और मुझे मार देगा और मेरे परिवार को भी मार देगा। पर वेदा को अभी भी पूरी बात समझ नहीं आई थी, तो वो बोले, वो सब तो ठीक है, पर मुझे बताओ ये है कौन और तुम इसे पानी क्यों पिलाते हो? जिस पर वो बताने लगा, दरअसल हमारा परिवार बहुत सालों से उस मुर्दे को पानी पिलाता जा रहा है, जो कि पानी नहीं है, खून है। ये जिम्मेदारी हमारे परिवार को दी गई थी कि हम उसे खून पिलाएं। दरअसल वो यहाँ का एक राजा था, जिस पर उसके मंत्रियों ने साजिश करी और जनता को उसके खिलाफ भड़काया, जिसके बाद जनता ने मिलकर उसका बहुत बुरा हाल किया और उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। पर उसका बदला लेने के लिए वो वापिस आ गया। तब कहीं जाके ज्ञानियों ने उसकी आत्मा को शांत किया, पर उसने सामने से एक शर्त रखी कि वो हमेशा सोता रहेगा, पर उसे कोई ऐसा चाहिए जो रोज रात को उसे 3 बार खून पिलाए। और ये जिम्मेदारी हमारे परिवार को मिली। हम बरसों से उसे खून पिलाते आ रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे। फिर हमें उसके बगल में बैठे रहना होता है। आपको पता है, वो पानी पीते पीते कई बार अपनी आंखें खोल लेता है और वो बस मुझे ही देखता रहता है। इसलिए मैं कल बेताल के पास गया था कि वो मेरी मदद कर दे। मैंने सुना है
बेताल बहुत शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने आपको भेजा है, आप मेरी मदद करिए। वेदा को सारी बात समझ आ गई। वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूं। अब बस तुम मुझे ये बताओ कि मुझे वहां पर जाकर करना क्या है और कैसे होगा ये सब। जिस पर वो वेदा को उस कब्रिस्तान की ओर लेकर गया। कब्रिस्तान के सामने आते ही वेदा को अजीब सी एनर्जी सेंस होने लगी, जो नेगेटिव तो थी पर साथ में कुछ घिनौनी सी भी थी। उस एनर्जी को सेंस करने के बाद वेदा को उकाई आने लगी। उसने कब्रिस्तान के बीचों बीच बनी एक झोपड़ी की ओर इशारा किया। वो देखिए, वो उसके अंदर रहता है, वहीं पर लेटा होगा वो। और ये देखिए, ये है तालाब जो उस झोपड़ी के ठीक सामने है। अभी आपको इसमें पानी दिखाई दे रहा होगा, पर रात के 12 से 3 के बीच ये पूरी लाल हो जाती है, बिल्कुल खून की तरह। बस आपको 11:30 बजे यहां पर आना है, झोपड़ी को खोलना है और ध्यान रखना है कि जैसे ही पानी लाल हो, आपको पानी लाना है और उसे पिलाना है। पर यह नहीं कि आपने किनारे से पानी ले लिया, आपको पानी के बीचों बीच जाना पड़ेगा और वहां से पानी लाना पड़ेगा। और शायद पानी के बीच में कोई रहता है, क्योंकि बार बार कोई आपका पैर पकड़ेगा और खींचने की कोशिश करेगा। किसी तरह बच बचा कर आपको वहां से निकलना है और उसके पास जाकर उसे कहना है, महाराज पानी पी लीजिए और सो जाइए। फिर वो अपनी आंखें खोलेगा और अपना मुंह भी। फिर आपको उसको पानी पिलाना है और वापस से चले जाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। 3 बजे तक फिर आपको उसके पास बैठे रहना है। 4 बजते ही आप झोपड़ी बंद कर दीजिए और वापस आ जाइए। पर कुछ ऐसा करिए जिससे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि मैं और नहीं इसे झेल पाऊंगा और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे परिवार की मृत्यु हो जाए। जितना ये सुनने में डरावना लग रहा था, उससे भी ज्यादा करने में होने वाला था। वेदा ये बात जानते थे, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी जमीन थी और बस एक झोपड़ी, जो अपने आप में ही एक मनहूसियत बटोरे बैठी हुई थी। कहां फंसा दिया बेताल ने? वेदा मन ही मन ये सोच रहे थे। पर खैर, उन्हें ये किसी न किसी तरह तो करना था और वो इसके लिए तैयार भी थे। शाम होने लगी और वेदा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली और निकल पड़े उस कब्रिस्तान की ओर। रात के यही 10:30 हो रहे थे। चारों तरफ गुप्त सन्नाटा था। गांव वैसे ही पिछड़ा था, तो वहां पर लाइट्स नहीं थी। बस कुछ घर थे जहां पर लालटेन जल रही थी। हवाएं चल रही थी जो पत्तों से टकराकर एक अजीब सी आवाज कर रही थी। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते और टूटी लकड़ियों को मसलते हुए वेदा के कदम उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ते जा रहे थे। सर्दी का मौसम नहीं था, पर वहां पर उन्हें ठंड लग रही थी। शायद इस वजह से, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था और जंगल वाला एरिया था, या तो कोई और वजह थी। खैर, वो इस बारे में इतना ना सोचकर उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली थी। सफेद चेक शर्ट, नीचे खुली पैंट और सैंडल्स। बिल्कुल वो गांव वाली लुक में आ गए थे। उस झोपड़ी के सामने जो तालाब था, उससे धुआं सा उठ रहा था, जैसे पानी उबल रहा हो। वेदा किसी तरह अंदर गए और उन्होंने उस झोपड़ी के दरवाजे को खोला, जिसमें से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। वेदा को उल्टी आने लगी। नाक सुकेड़
वो अंदर आए तो गुप्त अंधेरा था, और ना जाने क्यों उस गुप्त अंधेरे में उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उन्हें देख रहा है। वेदा ने वहां पर पड़ी लालटेन जलाई और जो नजारा देखा उससे उनको एकदम से उल्टी आ गई। उस छोटी सी झोपड़ी में एक पत्थर का तख्त रखा हुआ था जिस पर एक आधी सड़ी लाश पड़ी हुई थी और उसमें से बदबू आ रही थी। वेदा की हालत खराब होने लगी। इतना घिन उन्हें कटे अंगों को देखकर नहीं आया था जितना इसको देखकर आ रहा था। बगल में ही एक लोटा पड़ा था जिसमें शायद उन्हें पानी भरकर या कहीं खून भरकर उस मुर्दे को पिलाना था। वेदा बाहर निकलते हैं और ताजी हवा लेते हैं। अंदर तो उनका दिमाग चल ही नहीं रहा था। वो लोटा अपने साथ बाहर लेकर आए थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वेदा बस उस तालाब की ओर देख रहे थे जो धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। देखते ही देखते वो पूरा गाढ़ा लाल हो गया, जैसे उसमें किसी ने खून मिला दिया हो। वेदा ने बिना देरी किए उस लोटे को उठाया और चल पड़े उस खून के तालाब के अंदर। वेदा को याद था उन्हें बिल्कुल बीचों बीच जाना है। वो कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे और अंदर की ओर जा रहे थे। वो तालाब धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। बीचों बीच आते ही वो गले तक डूब गए। उन्होंने उस लोटे में खून भरा और जल्दी से बाहर की ओर जाने लगे कि एकदम से उनके पैरों को किसी ने पकड़ा। वेदा ने जल्दी से अपना पैर छुड़वाया और बाहर आए। वो हाफते हाफते झोपड़ी के अंदर घुसे। मुर्दे के पास बैठकर उन्होंने बोला, महाराज ये लीजिए, पानी पी लीजिए और सो जाइए। जिस पर एकदम से उस मुर्दे ने अपनी आंखें खोली। वो आंखें वेदा को घूरने लगी। उसके बाद उस मुर्दे ने अपना मुंह खोला जिसके अंदर वेदा ने सारा खून डाल दिया। उसका मुंह बंद नहीं हुआ और ना ही आंखें। वो आंखें वेदा को घूरे जा रही थी। वेदा फटाफट गए और फिर उस खून के तालाब से खून भरने लगे। बार बार उनका कोई पैर पकड़कर उन्हें खींच रहा था। वो उन्हें पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा था। वेदा बच बचकर बाहर आए और फिर गए, खून पिलाया और बाहर आए। अब ये आखिरी बार था और उन्हें ये बोतल जो बेताल ने दी थी उसे खून में मिलाकर उस मुर्दे को पिलाना था। वेदा जल्दी से तालाब के बीचों बीच पहुंचे। वेदा ने अभी लोटे में खून भरा भी नहीं था कि जो भी तालाब के अंदर था उसने वेदा के पैरों को पकड़ा और खींचना शुरू किया। जो तालाब उनके गले तक गहरा था वो अब समुंदर के समान गहरा हो चुका था, जिसके अंदर अंदर वेदा जाते जा रहे थे। कोई उनका पैर खींचता जा रहा था। वेदा की सांसें फूलने लगी। वेदा अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं। वो जो भी था उसका हाथ काटते हैं और जल्दी से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही वेदा ने वो बोतल निकालने की कोशिश करी, पर वो बोतल अब जेब में थी ही नहीं। ये बोतल कहां चली गई? मैंने तो इसी जेब में रखी थी। वेदा इतना सोच ही रहे थे कि एक चमकती बोतल उन्हें तालाब के बीचों बीच दिखाई दी जो तैर रही थी। वेदा उसकी ओर बढ़ते हैं कि एक मछली आती है और उस बोतल को खा लेती है। वेदा किलसने लगे और सोचने लगे कि अब वो क्या करें कि तभी अंदर से आवाज आई। आवाज जैसे कोई गुर्राया हो। शायद वो मुर्दा था जो खून मांग रहा था। वेदा उलझन में पड़ गए कि अब वो क्या करे और कैसे दे उसे ये खून। उन्हें वो बोतल भी चाहिए। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
कि एकदम से वो मुर्दा खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर निकला। 8 फुट लंबा वो गुर्राते हुए वेदा की ओर बढ़ने लगा। वेदा उससे लड़ने की कोशिश करते हैं पर नाकामयाब रहते हैं। वेदा उससे बच बच कर यहां वहां भागने लगे। वो तालाब के पास पहुंचे तो जिसने उसका पैर पकड़ा था और जिसका हाथ वेदा ने काट दिया था वो शायद अपने साथियों को लेकर आया था, क्योंकि तालाब में से ढेर सारे सर बाहर की ओर निकले हुए थे और वेदा को घूर रहे थे। उनकी आंखों के अंदर गुस्सा था और मांस की भूख। वेदा ना तो भाग सकते थे और ना ही तालाब में जा सकते थे। वेदा ने एक तरकीब सोची। वो किसी तरह भगा भगा कर उस मुर्दे को तालाब के पास लेकर आए और उसके तालाब के पास आते ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस मुर्दे को तालाब में धक्का दे दिया, जिससे वो सब जो तालाब में थे वो उस मुर्दे को नोच नोच कर खाने लगे। किसी तरह उन्होंने उस मुर्दे से छुटकारा पाया, पर उतनी देर में उन्हें फिर से आवाज आई। वो मुर्दा तो खत्म हो चुका था, तो अब ये कौन था कि उतनी देर में वही मुर्दा फिर से उस झोपड़ी से निकला। वेदा हैरान हुए और धीरे धीरे और झोपड़ियां आने लगी और उन झोपड़ियों से वही मुर्दे निकलने लगे। वेदा सीधे खड़े हुए और बोले, बस करो बेताल जी, इतनी परीक्षा भी नहीं ली जाती। जिस पर एकदम से वो मुर्दे गायब हो गए और वो तालाब भी, वो झोपड़ी भी और वो गांव भी। वो एक जंगल में ही थे और सामने के पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। तुझे कैसे पता चला? ये सब मेरा किया गया है और मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। बेताल ने पूछा, जिस पर वेदा बोले, आसान था बहुत। जब मैं जंगल में आ रहा था तब आपकी ताकत गुफा से आ रही थी, पर आप गुफा में थे ही नहीं बल्कि बाहर थे। और जब आप मेरे कंधे पर बैठे तब भी आपकी पावर उस गुफा से ही आ रही थी। इसका मतलब आप अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकते हो और इसके साथ आप छल भी कर सकते हो। आप मेरे मन की बातों को पढ़ लेते हो, तो मैंने ये सब बातें मन में सोची ही नहीं। और क्या आपने कहानी बनाई? एक राजा था, बदला ले रहा था, खून पिलाओ। बच्चों की कहानी है ये सब। खैर ठीक है, परीक्षा थी, मैंने पास कर दी। बेताल थोड़ा सा चिढ़ गया। हाँ ठीक है, मेरा उद्देश्य बस परीक्षा लेना था और तुम्हारी ताकत को देखना था। ये सब कहानियों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे अंदर ताकत तो है और बुद्धि भी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वेदा ने अपना बैग उतार कर हाथ में पकड़ा और कंधे की ओर इशारा करते हुए बोले, आइए बेताल जी, बैठ जाइए। जिस पर बेताल जोर जोर से हंसने लगा। क्या वेदा, तुम भी विक्रम बेताल की कहानी पढ़कर आए हो क्या? मैं वो बेताल नहीं हूं और ना तुम वो विक्रम। तुम वेदा हो। मैं तो उड़कर जाऊंगा, तुम अपने साधन से पहुंचो। देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा। इतना बोल बेताल हवा में उड़ गया और वेदा निकल पड़े धनबाद की ओर। अरे हे भगवान, ये तो घबराया मोहन अपना फरुआ फेंक रामू की ओर भागते हुए जा रहा था। दोपहर का वक्त था और मोहन अपने खेत की मेड़ सही करने आया हुआ था। मिट्टी कम पड़ने पर वो थोड़ी मिट्टी खोदने के लिए अपने खेत में गया और वहां पर मिट्टी खोदने लगा तो उसे वहां से थोड़ी दूर
ताजा मिट्टी दिखाई दी, जिस पर उसने हल्का सा हाथ चलाया तो मिट्टी भसक कर धंस गई और उसके अंदर से एक कटा हुआ सर निकला। बस ये देख मोहन सीधा भागा। उसके खेत के बगल में रामू का खेत था, जो उसके साथ ही आया था। वो अपने खेतों में पानी लगाने जा रहा था जब उसने मोहन को अपनी ओर भागकर आते हुए देखा। ए मोहन, क्या हुआ? अभी तो ठीक था तू, एकदम से ऐसा क्या देख लिया कि पसीने छूट रहे तेरे? रामू ने कहा। मोहन भागकर आया और हाफते हाफते उसने बताना शुरू किया। अरे रामू, हमारे खेत में। वो बोल नहीं पा रहा था, जिस पर रामू एक लोटा पानी उसे देता है। अरे थम जा मोहन, सांस तो ले ले पानी पी, फिर बता क्या हुआ। मोहन ने पानी लिया, 2 घूंट पिया और बगल में जाकर मुंह हाथ धोने लग गया कि एकदम से उसकी नजर रामू के खेत में पड़ी। तो वहां पर भी एक जगह थी जहां पर उसे ताजी मिट्टी दिखाई दे रही थी। वो डरते डरते पीछे की ओर आने लगा, जिस पर रामू उसे रोकते हुए कहता है, मोहन, क्या हो गया तुझे आज? कहीं दिन में ही तो नहीं चढ़ा ली तूने? ई का है साला, हमारे खेत में खुदाई करके कौन चला गया? रामू सीधा उस जगह की ओर भागा। मोहन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो मान नहीं रहा था। वो सीधा जाकर वहां पर खड्डा खोदने लगा। वहां की जमीन धंसती जा रही थी और रामू को भी वहां पर एक कटा हुआ सर दिखाई दिया। सर से खून रिस रहा था, मतलब ये ज्यादा पुराना नहीं था। धीरे धीरे वहां पर जितने भी खेत थे, सबके अंदर से कटे हुए सर निकलना शुरू हो गए, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्यों रहा है और कर कौन रहा है। इसके बाद गांव में पंचायत बैठाई गई। धनबाद के पास एक छोटे से गांव ठिमुआ, जहां पर माइनिंग के लिए बहुत से लोग आए हुए थे और जिन्होंने उस पहाड़ को तोड़ा था, वो सारे उस दिन से गायब हो गए थे। उनके साथ क्या हुआ था, कहां गए वो, कोई जान नहीं पा रहा था। जब सरकारी शोधकर्ता वहां पर आए तो उन्होंने वहां पहाड़ में बर्तन देखे, हड्डियां देखी, खून देखे, पर किसी की लाश नहीं। एक ताबूत तो रखा हुआ था पत्थर का, पर वो पूरा खाली था, उसमें कुछ था ही नहीं। जांच चल रही थी और गांव वालों को जो खेतों में सर दिखाई दे रहे थे, वो उन्हीं के थे जो माइनिंग करने आए हुए थे। पंचायत आज एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। पंच लोग बैठे हुए थे और बाकी के गांव वाले उनके सामने खड़े थे। डरे सहमे वो बस वहां से जाना चाहते थे। उन सबका ये मानना था कि वो अब आ चुकी है तो उन्हें गांव खाली कर देना चाहिए। सब आपस में बातें कर रहे थे। सब अपनी चिंता, डर एक दूसरे को बता रहे थे कि उन पंचों में से जो मुखिया थे वो खड़े हुए और बोले, सुनो सब, ये डरने का या घबराने का समय नहीं है, बल्कि हम सबको हौसला रखना होगा और अपने देवता पर भरोसा भी। आज शाम को हम उनकी पूजा करेंगे ताकि वो हमारी मदद कर सकें, जैसे पहले उन्होंने हमारी मदद की थी। ठीक है? सारे गांव वाले हामी भरते हैं। गांव वाले ये तो जानते थे कि जो भी कर रही है ये वही आत्मा है। वैसे उसे आत्मा कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो मर ही नहीं पाई थी, वो अधमरी रह गई थी। खैर, वो कहां पर है, क्या कर रही है और क्या करने वाली है, ये कोई सोच नहीं पा रहा था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, पूजा की तैयारी होने लगी। बच्चों को अच्छे से घरों में बंद कर दिया गया ताकि वो बाहर ना आए। घर के बाहर खून से मंत्र लिखे गए। जो उनके गांव में मंदिर था जिसमें वो मूर्ति रखी हुई थी, वो टूटती जा रही थी। उसमें काफी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी थी
ये देख सब गांव वाले डर रहे थे। खैर, सूरज के छुपते ही पूजा शुरू हो गई। गांव के सभी लोग वहां पर थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो ताकत वहां से चली जाए। हवन शुरू हुआ, आहुतियां डाली जा रही थी और सब सच्चे मन से यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो ताकत चली जाए। पर हुआ उल्टा। कुछ देर के हवन के बाद वो मूर्ति खंड खंड हो गई। वो एक चूरे में बदल गई। मुखिया जी, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, भागो यहाँ से। इतना बोल मुरारी वहां से भागा, पर जैसे ही मंदिर से वो बाहर निकला, एक अदृश्य शक्ति आई और उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका धड़ जमीन पर गिरा। हो हल्ला मच गया। सब लोग शांत हो जाओ। जब तक हम इस मंदिर में हैं, वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और हमारे देवता पर भरोसा रखें। कुछ ना कुछ होगा, हम बच जाएंगे। अभी के लिए मंदिर में रहें। मुखिया ने कहा, जिस पर सब लोग बैठ गए और मुरारी की लाश को देखने लगे। उसका कटा सर दूर नींबू के पेड़ के पास जाकर गिरा और धड़ वहीं पर कि तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई देने लगी। सब लोग डर गए। कुछ कौवे उधर आए और उस कटे धड़ पर बैठकर उसे खाने लगे। सब ये देखकर डर रहे थे कि एकदम से कोई आया और उस धड़ को खींचकर जंगल की ओर ले गया। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। सब लोग डरे हुए थे। वो बस अपने देवता से प्रार्थना कर रहे थे कि वो उन्हें आकर बचाए। कितनी देर में वो मंदिर हिलने लगा। वो सच में हिल रहा था या ये भ्रम था, या उस ताकत की कोई माया। कोई जान नहीं पा रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि वो मंदिर गिरने वाला है। सब अपनी जान बचाकर उस मंदिर से भागे और अपने घर की ओर जाने लगे कि तभी एकदम से काले लिबास पहने, अपना चेहरा ढके और हाथों में वही गुड़िया पकड़े एक औरत सबके सामने आई। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तभी वो हंसने लगी और उसने गांव वालों पर हमला शुरू कर दिया। हे देवता, हे कृपालु, हमें बचाइए, हमें बचाइए। आपको आना पड़ेगा, आपको आकर हमें बचाना पड़ेगा। कि तभी दूर से कोई सीटी मारते मारते आराम से एक कच्चे रास्ते से होते हुए उनके गांव की ओर आ रहा था। सब लोग देखने लगे कि ये कौन आ रहा है। एक शख्स ब्लू चेक शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट्स और लूका शूज पहने, एक हाथ में बैग टांगे और दूसरे हाथ को हवा में झुलाते हुए उनके गांव की ओर ही आ रहा था। वो कोई और नहीं, वेदा थे। पर क्या वेदा उस ताकत से अकेले लड़ पाएंगे? क्योंकि बेताल कहां पर है और वो आए या नहीं ये वो जानते नहीं थे। पर वो बिना डरे उसका सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना बैग रखा और बोले, इस गांव का मुखिया कौन है आप में से? जिस पर मुखिया जी डरते डरते आगे आए और बोले, जी बाबूजी, कहिए। वेदा उस औरत की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, अगर मैं उसे खत्म करके वो जो उसके पास गुड़िया है उसमें से वो टूटा पत्थर ले लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? जिस पर गांव के सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गई। क्या
आप उसे हरा सकते हैं, सच में, पर वो बहुत शक्तिशाली है। मुखिया जी ने चिंता जताई, जिस पर वेदा मुस्कुराते हुए बोले, शक्तिशाली तो मैं भी हूं, और शायद उससे ज्यादा ही हूं। मैं आपसे बस ये इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं आपके उस पत्थर में कोई आस्था तो नहीं है, क्योंकि मुझे वो पत्थर चाहिए। मुखिया जी ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, देखिए, आप जो भी हैं, अगर आप उसको हरा सकते हैं तो हरा दीजिए, और जो मर्जी ले जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। इतनी देर में वो औरत आगे आई और बोली, कौन है तू? क्या करने आया यहाँ पर? तू जानता नहीं है इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? वो गुर्रा कर बोल रही थी, जिस पर वेदा अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए उस औरत से कहते हैं, उसकी तो चिंता मत कर, तेरी बैक स्टोरी मैं इसे बाद में जान लूंगा। पहले तो मुझे वो पत्थर चाहिए, वो भी अभी। जिस पर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। माना तेरे पास ताकतें हैं, पर तू मुझे नहीं जानता, और ये पत्थर मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी। ये मेरी ताकत है और मैंने इसे सिद्ध किया है। वेदा को गुस्सा आया। उन्होंने मुखिया जी को पीछे जाने को कहा। सारे गांव वाले वेदा की ओर देखने लगे। वेदा के हाथ का वो सफेद पंख वाला टैटू चमका, और उनकी आंखें भी। अपनी ताकत को एकत्रित कर उन्होंने एक तलवार का वाहन किया, जो कि उनकी अंदरूनी शक्ति से बनकर उनके हाथों में आ गई। ये देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। लगता है यही हमारे देवता हैं और नए रूप में आए हैं, ये हमें बचा लेंगे। वेदा ने उस औरत पर हमला किया। जादुई ताकतें उस औरत के पास भी थी। वो बराबर की टक्कर वेदा को दे पा रही थी। उस पत्थर में भी कुछ जादुई ताकत थी, जिसकी मदद से उस औरत ने वेदा की तलवार को दूर फेंक दिया। ये मौका देख वो औरत अपने तेजधार नाखूनों से वेदा की छाती पर हमला करती है। वेदा ने एक हाथ से उसके वार को रोका और उठाकर उसे दूर फेंक दिया। जब से उन्होंने उस एंटिटी को कैद किया था, जो आत्माओं को मारकर खाती थी, तब से वेदा के पास एक और ताकत आ चुकी थी, जिसमें उनका बल उस एंटिटी के बराबर हो चुका था। अभी मैं मेरी पूर्ण शक्तियों पर नहीं हूं, वरना अभी तुझे भस्म कर देती। अभी तो मैं जा रही हूं, पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल वो वहां से भाग गई। वेदा उसके पीछे पीछे जाते हैं, पर वो झाड़ियों के बीच से होते हुए गायब हो गई और वेदा को पता ही न चला, और उसकी वो एनर्जी को भी सेंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शायद उसके पास भी अपनी ताकत को छुपाने की कला थी। गांव के सभी लोग वेदा के सामने अपना सर झुकाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। वेदा समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप सब ये क्या कर रहे हो? मैं कोई भगवान नहीं हूं, प्लीज मेरे सामने अपना सर मत झुकाइए। जिस पर मुखिया जी उठे और बोले, आप हमारे देवता के वो रूप हैं, हमारे देवता जिन्होंने हमारे पूर्वजों को भी इस बला से बचाया था। आपके हाथ में भी ठीक वैसा ही गोदना है जैसा उनके हाथ में था। अभी तो उनकी मूर्ति खंडित हो चुकी है, वरना हम आपको दिखाते हैं। सफेद पंख का टैटू था। यह सुनकर वेदा हैरान हो गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जिस पर वेदा को याद आया कि उनसे पहले भी कई ऐसे मनुष्य थे जिनके पास ये सारी ताकतें थी, जिन्हें उस तांत्रिक ने मार दिया था। तो शायद जिसके पास ये ताकत थी, उनमें से कोई एक इस गांव में आया होगा और उसने इस आत्मा को कैद किया होगा। वेदा मन ही मन में सोचते हैं
और गांव वालों से पूछते हैं, पर ये आत्मा है कौन? और आप उस देवता के बारे में क्या मुझे थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? जिस पर मुखिया जी वेदा के बैठने की व्यवस्था करते हैं और सब गांव वाले भी उनके सामने आकर बैठ जाते हैं। मुखिया जी ने बताना शुरू किया, नहीं, ये कोई आत्मा नहीं है, बल्कि ये जीवित है। जीवित भी इसे कहना मुश्किल है, क्योंकि ना तो ये मरी है और ना ही ये जिंदा है। बहुत सालों पहले हमारे इस गांव में एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। वो हमारे मुर्गियों बकरियों को मारकर उनकी बलि देती थी, वो भी छुप कर। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहती थी और हमेशा जवान रहना चाहती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और गांव से निकाल दिया, तो वो जंगल में जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वो हमेशा जवान रहना चाहती थी और अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, और उसके अंदर बदले की भावना भी आ चुकी थी। वो और ज्यादा काला जादू करने लगी, जिसके लिए वो बच्चों को अगवा करती और ना जाने के साथ क्या करती, पर वो बच्चे कभी वापस नहीं आते। धीरे धीरे उसका प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ने लगा। फिर उसके बाद किसी बाबा ने हमें मंत्र बताए और कहा कि घर के जितने भी सदस्य हैं उनके खून की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाकर आप एक मंत्र उसी खून से द्वार पर लिख दीजिए, तो वो घर में नहीं आएगी। और हमने ठीक वैसा ही किया। पता है आपको, पहले वो रात को चुपके से आती थी और बच्चों को चुरा कर ले जाती थी, पर जब से ये मंत्र हमने लिखे वो नहीं आई। पर उसने उस तांत्रिक बाबा को मार दिया। उसकी दहशत धीरे धीरे बढ़ने लगी। तब एक संत आदमी आए, बिल्कुल देव की तरह दिखते थे वो। उन्होंने हमारी मदद करी और उस आत्मा को हराया, पर वो उसे मार नहीं सके, क्योंकि बच्चों की बलियां दे देकर उसने खुद को अमर बना लिया था, जिस पर अपने मंत्रों से ढककर उन्होंने उसे एक ताबूत में कैद किया और अपनी शक्तियों से एक पहाड़ में कैद कर दिया। उसके बाद वो चले गए। तब से वो हमारे लिए भगवान है, और उनके हाथों में भी ठीक ऐसा ही सफेद पंख का गुदना था जैसा आपके हाथों में है, और ताकतें भी बिल्कुल आपके जैसी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ये शहर के कुछ लोग आए और कहने लगे कि हमें सरकार ने कहा है कि हम इस पहाड़ को तोड़ दें और यहां से कोयला निकालें। हमने उन्हें बहुत मना किया, पर वो माने नहीं और उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ दिया। और आज सुबह गांव में उन सबके कटे हुए सर खेतों में मिले, वो भी दफन। ये ताकत बहुत शक्तिशाली है और इतने सालों से कैद है, तो इसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हे प्रभु, हे कृपालु, अब आप ही में बचा सकते हैं। वेदा सारी बातें समझ गए, पर अभी वो कहां पर भाग गई और कहां पर छुप गई वो जानते नहीं थे। और ऊपर से वो देवा की आत्मा, या कहे तांत्रिक की आत्मा, उस पत्थर के पीछे थी। तो जितना जल्दी हो सके उन्हें उसे हराना था और उस पत्थर को लेना था। Eight. अंधेरे को रोशनी के उजाले से हटाती सूरज की लाली जमीन पर बिखर रही थी। चिड़िया चहचहा रही थी और सर्द हवाएं चल रही थी। वेदा उठे और उन्होंने रोज की तरह स्नान किया, पूजा की और वॉक करने के लिए बाहर चले गए। गांव में जो ताजी हवा मिलती है वो शहरों में कभी मिल ही नहीं सकती। ये सोच वो बस गांव में यहां वहां टहल रहे थे। मुखिया जी के घर में उन्होंने रात गुजारी थी। मुखिया जी बाहर आए। वेदा वहीं सड़क पर टहल रहे थे। वेदा जी,
आइए नाश्ता कर लीजिए, मुखिया जी ने बुलाया। वेदा ने नाश्ता किया और लग गए काम पर। गांव के 3-4 लोगों को लेकर वो पूरे गांव में और आसपास के इलाके में उस औरत को ढूंढने लगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो उस पहाड़ को देखना चाहते हैं। वो सब उन्हें उस पहाड़ के पास लेकर गए जिसके आगे का हिस्सा टूट चुका था और उसके अंदर एक गुफा थी। वो सब उस गुफा से अंदर आए तो जो नजारा उन्होंने देखा उससे वो अंदर तक सिहर गए। सूखा खून चारों तरफ पड़ा हुआ था। कुछ मांस के लोथड़े भी पड़े थे जो कि सूख चुके थे और वहां पर जो चीजें थी उन्हें सीज कर दिया गया था और जो शायद बाकी का सामान था वो शोधकर्ता ले जा चुके थे। वहां पर एक ताबूत भी पड़ी थी पत्थर की जो देखने में बहुत भारी लग रही थी। उस ताबूत को देख वो 4 गांव वाले डरने लगे कि एकदम से उन्हें आवाज सुनाई दी। आवाज कदमों की। वेदा ने उन चारों को पीछे की ओर जाने को कहा। जिसका वेदा को डर था वो आ गया क्योंकि वेदा उसकी एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। उसकी रगों में दौड़ता शैडो क्लैन का ब्लैक एक्सिलर एक डार्क एनर्जी की पावर सेंस करवाता था जिससे वेदा समझ जाते थे कि ये कौन है। भारी कदमों को आगे रखते हुए प्रोजेक्ट 54 वहां पर आ गया। उसे देख गांव के वो चारों आदमी डर गए। वेदा उन्हें छुपे रहने को कहते हैं और उस प्रोजेक्ट 54 से लड़ने लगते हैं पर वो वेदा के ऊपर हावी होता जा रहा था और उसने वेदा को उठाकर दूर फेंक दिया। वेदा उसके सामने खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। वो प्रोजेक्ट 54 ताबूत के पास गया और उसने उसे हटाना शुरू किया। नहीं दूंगी मैं ये पत्थर किसी को, ये मेरा है और मैंने इसे सिद्ध किया है। आवाज ऊपर से आई। वो औरत उल्टा दीवार पर चिपकी हुई थी जिसने सीधा प्रोजेक्ट 54 पर हमला किया पर उसके सामने टिक नहीं पाई। उसने वो गुड़िया छीनी और उसमें से वो पत्थर निकालने लगा। ये साला बेताल अब तक आया नहीं। इससे अच्छा तो पिशाच राज को लेकर आ जाता। कम से कम वो कुछ मदद तो कर देते हैं। इसको तो बस परीक्षा ही लेनी आती है। वेदा मन ही मन उस बेताल को कोसने लगे कि वो जो साथ में गांव के 4 लोग आए थे उनमें से एक आदमी वेदा की ओर भागते हुए आया और उसने वेदा को जोर से थप्पड़ मारा। सारे लोग हैरान हो गए। एक बार को प्रोजेक्ट 54 भी देखने लगा। तुझे कितनी बार कहा है बेताल जी बोला कर। और क्या कहा तूने? पिशाच राज को ले आता। बेटा पिशाच राज पिशाचों का राजा है पर फिर भी मेरे सामने टिक नहीं पाता। मैं तो यहां पर कब का आ गया था, बस तेरी परीक्षा ले रहा था। देख रहा था तू कितना सक्षम है। वेदा किलस गए। आप यहां पर परीक्षा लेने आए हो या मेरी मदद करने आए हो? वो उस पत्थर को ले जाएगा। कर देना फिर मुझे परीक्षा में फेल। बेताल का दिमाग सनका। वो अपने असली रूप में आया जिसे देख गांव के वो बचे 3 लोग चिल्लाने लगे। हे भगवान, ये बेचू को क्या हो गया? कहीं इस शैतान ने उसे मार तो नहीं दिया? जिस पर बेताल बोला, अबे ओए, शैतान किसको बोल रहा है? बेताल हूं मैं और तुम्हारा बेचू सो रहा है घर में। जाओ देख लो। बेताल ने किसी तरह उस प्रोजेक्ट 54 को संभाला जिस पर गांव के 3 लोग वहां से भागे। अब बेताल और वेदा तैयार थे सामना करने के लिए उस प्रोजेक्ट 54 का। उस पहाड़ के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। बेताल और वेदा
साथ में मिलकर उस पर हमला कर रहे थे। वहीं वो औरत बस कोने में बैठी ये सब देख रही थी। प्रोजेक्ट 54 उन दोनों पर हावी हो रहा था, जिस पर वो औरत उठी और उसने भी अपनी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया प्रोजेक्ट 54 पर, जिससे वेदा और बेताल दोनों हैरान हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि वो औरत उनकी मदद करेगी। अब वो तीनों प्रोजेक्ट 54 पर हावी होने लगे। वेदा ने अपनी तलवार से उसके पैरों पर हमला किया, जिससे उसका दाहिना पैर कट गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे लगा कि अब वो जीत नहीं पाएगा, तो उसके काले पंख बाहर निकले और वो बड़ी तेजी से गुफा से बाहर चला गया। अब उस गुफा में बस बेताल, वेदा और वो औरत बची। मैं जानती हूं मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। बच्चों को मारकर उनके खून में नहाई हूं मैं, ताकि जवान रह सकूं। मेरी चमड़ी उन बच्चों की तरह कोमल रहे। मैं तुम दोनों से लड़ नहीं पाऊंगी और ना ही इस ताबूत में मैं और रहना चाहती हूँ। मैं मेरी शक्तियां इस पत्थर में डाल रही हूँ और इसके बाद मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी। इस पत्थर का ध्यान रखना। उस औरत ने अपनी शक्तियां उस पत्थर में डाली और वो पत्थर वेदा को दे दिया और खुद भस्म हो गई। देखा वेदा, इसे कहते हैं हृदय परिवर्तन। मेरी ताकत देखकर अच्छे अच्छे डर जाते हैं। ये तो बेचारी एक चुड़ैल थी। बेताल ने हंसते हुए कहा, जिस पर वेदा हंसे। बिल्कुल, आप बहुत ही ताकतवर हैं, इसलिए इसकी रक्षा आप करिए। मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी इतना सक्षम नहीं हूं। जब मुझे लगेगा कि मैं इतना ताकतवर हो चुका हूं कि इसकी रक्षा कर सकूं, तो मैं ले लूंगा। तब तक के लिए ये आपकी अमानत है। आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। बस परीक्षा थोड़ी कम लीजिए। और उन्होंने उस पत्थर को बेताल को सौंप दिया, जिस पर वो बेताल हंसा। परीक्षा तो वेदा तुम्हें अभी और भी ज्यादा देनी है, और एक परीक्षा मेरे जाते ही आएगी। और इस परीक्षा में ना तो तुम्हारी बुद्धि काम आएगी और ना ही तुम्हारा बल। अभी के लिए चलता हूं, पर हां, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इतना बोल वो पत्थर लेकर वहां से उड़ गया। वेदा अब वहां पर अकेले बचे। क्यों न चारों तरफ से सायरन सुनाई देने लगा। वो एकदम से डर गए। वेदा कुछ समझ पाते कि उससे पहले पुलिस वाले और आर्मी वाले अंदर आ गए। कौन हो तुम और क्या करो यहां पर? जब बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहां पर किसी का भी आना मना है, तो तू अंदर कैसे आया? ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर है। क्या मकसद है तुम्हारा? उन्होंने वेदा के हाथों में हथकड़ियां लगा दी और उन्हें पूछताछ के लिए ले गए। गांव वालों ने उन पुलिस वालों को रोकना चाहा, पर वेदा ने कहा, आप सब मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हां, वो ताकत भस्म हो चुकी है, तो चिंता मत करिए और डरिए मत, अब वो नहीं आएगी। गांव वाले खुश हुए। वेदा को वो बैठाकर ले गए। अब उन्हें जेल में कैद कर दिया गया था। वेदा के साथ वहां पर क्या होगा और क्या वो बच पाएंगे उससे, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे।